गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RW सिविल सर्विसेज पर। और मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ NCERT सार बैच के लिए। आप भी जल्दी जुड़ेंगे ताकि क्लास की शुरुआत की जा सके। आज क्लास को अनयूजुअल टाइम पर रखा गया है, मतलब अलग टाइम पर रखा गया है। और इसका उद्देश्य था कि आज की क्लास कैंसिल होने से बच सके या फिर रिकॉर्डेड मोड में देने से बचा जा सके। तो अभी मैं आपके लिए बिल्कुल लाइव हूँ और सभी बच्चे जिनसे कल शाम को बात हुई थी शाम की क्लास में, वो बच्चे भी उपस्थित होंगे यदि उन समझें तो ज़रूरी है। नहीं तो बाद में ये क्लास आपको मिल ही रही है, मिल ही जाती है और अधिकांश बच्चे रिकॉर्डेड ही देखते हैं। आज थोड़ी चर्चा करेंगे और थोड़ी चर्चा करते करते लास्ट में जहाँ पर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बारी आएगी वहाँ पर PDF का भी प्रयोग करेंगे ताकि क्लास की भी शुरुआत या क्लास को भी आगे बढ़ाया जा सके। यह अभी राष्ट्रीय आंदोलन का काल चल रहा है और राष्ट्रीय आंदोलन यानी 1858 से लेकर के 1905 तक जो राष्ट्रीय आंदोलन संगठित होता है, इस चैप्टर के अधीन पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर है मैं अभी तुरंत दिखाऊंगा और फिर मैं क्लास की शुरुआत वहीं से करूंगा जहां से कि यह क्लास कल शाम को समाप्त हुई थी। आज भर क्लास है, कल मुझे लगता है कि छुट्टी ही होनी है, आपकी दीपावली की छुट्टी है और छुट्टी शायद 2 से 3 दिन हो सकती है। अभी मैं जस्ट टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है क्योंकि मैं तो दीपावली के एक दिन बाद फिर फ्री हो जाऊँगा। मैं क्लास लेने की स्थिति में रहूँगा। अगर आप लोग भी तैयार रहेंगे दीपावली के एक दिन बाद, लेकिन दीपावली के दिन क्लास नहीं लेते हैं। कल अगर दीपावली है तो दीपावली के अगले दिन भी क्लास नहीं लेते हैं क्योंकि रात में थोड़ा डिले हो जाता है सोने वगैरह में। तो फिर उसके अगले बार यानी 31 को नहीं लेते हैं और 1 को अगर नहीं लेते हैं तो 2 से आपकी क्लास कंटिन्यू हो सकती है। अगर ज़रूरत हुई तो हम 2 से ही आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर लेकिन जितने भी बच्चे जुड़ रहे सभी इस चैप्टर को, आज फाइनल तो नहीं होगा, आज 1.5 घंटे की क्लास लगभग रखेंगे, 8:30 तक मैक्सिमम रखने की कोशिश करेंगे या जहाँ तक जो PDF है आपका पूरा हो जाता है वहीं तक रखेंगे और फिर दीपावली के बाद इसे कंटिन्यू करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, देखता हूँ गुड मॉर्निंग में कितने बच्चे उपस्थित हो चुके हैं। अजीत जी, प्रिया, अर्चना, आशा करता हूँ कि सारी बात समझ पा रहे होंगे। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। शिवांगी, आ, शिवांगी की कंटिन्यूटी गजब की। शिवांगी का जो क्लास करने का स्टाइल है वो गजब का है, मतलब हर क्लास में आप उपस्थित होते हैं, ये आपके डेडिकेशन को दिखाता है। तो आज हम क्या कर रहे थे, चैप्टर को जो पढ़ना हो रहा था। अब मैं आगे जब आऊँगा तो आज के बाद मैं इस स्लाइड को हटा दूंगा, जो चैप्टर नंबर 5 से है इस स्लाइड को हटा दूंगा। तो ये चैप्टर नंबर 9 अभी चल रहा है, नए भारत का उदय और राष्ट्रीय आंदोलन है 1858 से 1905 के बीच में। अब आगे जो चैप्टर हमारा होना है काउंट, वह हो जाएगा 10 नंबर, ऑलरेडी चैप्टर हो चुका है। तो इसके बाद 11 नंबर चैप्टर हो जाएगा और यहीं पर राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार हम लोग देखेंगे 1918 तक। फिर इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर यानी चैप्टर नंबर 12 है 13 है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक चैप्टर आपके लास्ट हो जाएंगे। 11, 12 और 13 बचे रहेंगे जब आज का चैप्टर 9th नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मॉडर्न हिस्ट्री अब समाप्ति की ओर चल रहा है। इसके बाद देखते हैं, पहले मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त कर लेते हैं, फिर मैं जरा न्यू NCERT को भी एक बार खंगालना चाहूँगा कि न्यू NCERT में क्या टॉपिक और बचा रह जाता है जिससे कि आपके सिलेबस की पूर्णता हो सके। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री कराएंगे क्या, तो वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ जो दिया हुआ है बहुत ही अव्यवस्थित है, मतलब उसके समझने की कोई बात ही नहीं है। उससे अच्छा है कि मैं अंकित सर को कहूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री में थॉरली आपको शुरुआत से ही, मतलब चाहे NCERT हो चाहे कोई भी हो, थॉरली सभी बच्चों के लिए करा दो। आप अपना नोट्स बना लेंगे और सभी बच्चों को भी इसका फायदा हो जाएगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री केवल 2-4 टॉपिक पढ़ने के बाद, मान लो मैं बीच से उठा करके केवल फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है इस, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें एक कंटिन्यूटी की आवश्यकता होती है। मैं अवेयर हूँ इस बात से कि आपके चारों पेपर क्लियर होने चाहिए, यानी एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। ये चारों क्लियर होना ही होना है और फिर आर्ट एंड कल्चर भी है। लेकिन वो आर्ट एंड कल्चर एक अलग से विषय के रूप में, या वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे एक अलग से एक विषय के रूप में स्थापित हो जाता है, जिसको हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ करके नहीं समझ सकते। तो उसके लिए विशेष तौर पर देखना होगा कि क्या किया जा सकता है। और ये PT की वजह से सारा मामला उलझा हुआ है, नहीं तो अभी मैं कब का वर्ल्ड हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर शुरू कर चुका होता। अब ये PT खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहा है, जो UPPCS या UPPS RO का है। ये इससे थोड़ा फ्री हो जाए तभी तो मुख्य परीक्षा के लिए फोकस कर पाए।
तो बहरहाल यहाँ पर हम लोग लगभग लास्ट फेज में चल रहे हैं और लास्ट फेज में चलते हुए राष्ट्रीय आंदोलन 1858 से 1905 वाले टॉपिक को यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं। ले लेंगे यहीं पर कि राष्ट्रीय आंदोलन आंदोलन हो जाएगा ना, आंदोलन 1858 से 1905 तक। जरा देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हो रही है। कल हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रवाद क्या होता है और राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ है वह किस प्रकार से हुआ है या किस फैक्टर से हुआ है। आज इस पर एक क्वेश्चन भी आपका अभी मैं थोड़ी देर में देने वाला हूं, क्योंकि आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए अभी 2 पॉइंट हमें और डालने की आवश्यकता रह गई थी। कल की क्लास नहीं हो पाई थी पूरी, तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे और यहां से आपको क्वेश्चन एक मुख्य परीक्षा के बन जाते हैं। जिन बच्चों ने आंसर लिख करके भेजा है उनके भी कॉपी 8 से 10 दिन में चेक होकर के जाते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ कॉपियां होती है और कॉपी में भी तब दिक्कत आ जाती है जब मैं कंटिन्यूस उसको चेक नहीं कर पाता हूं किसी कारण से। जैसे आज का डिस्टरबेंस, फिर आगे कल दीपावली का डिस्टरबेंस है, तो ऐसे ऐसे काम, जिस दिन काम नहीं हुआ मैं 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जिसमें कि काम रुक जाता है और रुकेगा तो कॉपी ही रुकेगा सबसे पहले। तो इसलिए 8-10 दिन का समय हम बच्चों से पहले ही लेकर के चलते हैं। तो 8-10 दिन से पहले किसी भी परेशानी में आपको नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है मैं आपको 10 मिनट में चेक करके वापस कर दूं, ऐसा मैं करता भी, लेकिन एक बार जब पेंडेंसी आ जाती है तो उसको क्लियर करने में टाइम लगता है। हर प्रकार के बच्चे कॉपी लिख रहे होते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन में हमने देखा था कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद का विकास हुआ और राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के लिए किस प्रकार से अलग अलग संस्थाओं का निर्माण होने लगा। तो सबसे पहले हमें देखना था कि राष्ट्रवाद के विकास के क्या कारण रहे। कल बहुत सारे कारण को देखा और बहुत सारे वर्गों को देखा कि जिसमें राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, और लास्ट में हमने देखा था कि पूंजीपति वर्ग में राष्ट्रवाद का विकास थोड़ा सा देर होता है। शुरुआत में ये ब्रिटिशों के समर्थक ही रहते हैं और जब इन्हें लगता है कि हमारी आर्थिक स्थिति या हमारी प्रक्रिया जो बिजनेस की प्रक्रिया है वह ब्रिटिश उपनिवेशवाद की भेंट चल रहा है, तब जाकर के ये राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ते हैं। तो वहां तक की बातें क्लियर होगी, मैं मान के चलता हूं। कल तक जो मैंने पढ़ाया था वो बातें क्लियर होगी। हो सकता है क्लास में मैं लिखता जाऊं, समझाता जाऊं, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। उनसे अपेक्षा रखी जाती है कि पीडीएफ जो बनता है उसको दोबारा पढ़े और अच्छे से उसको पढ़ करके कॉप अप करें। ठीक है, मैं एक बार चैट देख लूं फिर क्लास की शुरुआत करता हूं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। अब जरा हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास के कारण अगर हम देखें तो एक हो जाएगा, क्वेश्चन लिख लिए है तो विदा कर दें। विदा मतलब, विदा का मतलब क्या होता है अपने आप चेक हो जाएगा, उसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखते हैं कि जो राष्ट्रवाद का विकास होता है उसका एक परिणाम होता है या किस कारण से होता है। तो यहां देखेंगे आर्थिक एकीकरण, आर्थिक एकीकरण के कारण, एकीकरण कारण यहां देखते हैं कि आर्थिक एकीकरण ने भी भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव को संभव बनाया। आर्थिक एकीकरण ने भी, एकीकरण ने भी भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव को संभव बनाया। राष्ट्रवाद के उद्भव को संभव बनाया। अब ये कैसे संभव होगा? उद्भव को संभव बनाया, भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव को संभव बनाया। यह कैसे होता है? उद्भव को संभव बनाया। अब हम यह देख सकते हैं कि जैसे आर्थिक राष्ट्रवाद की बात करें तो आर्थिक राष्ट्रवाद संभव बनाया, पता नहीं क्यों शब्द वो नहीं आ रहा था। आर्थिक एकीकरण ने भी राष्ट्रवाद के उद्भव को संभव बनाया। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब क्या है कि जो अभी आर्थिक क्षेत्र अलग थलग पड़े हुए थे, यानी अलग अलग स्टेट हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट जिसको हम देसी रियासत कहते हैं, और वहां पर अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होते थे, और जब दूसरे स्टेट में वही प्रवेश करता था उस पर चुंगी लगा दी जाती थी। इसकी वजह से अखिल भारतीय रुझान उत्पन्न नहीं हो रहा था। अब ब्रिटिशों ने जब संपूर्ण भारत पर एक समान प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, उसकी वजह से आर्थिक एकीकरण पूरा हुआ। यानी अगर कोई बंबई में प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहा है तो वह उत्तर प्रदेश के अवध में भी आकर के आसानी से मिल पाएगा, बिक जाएगा।
यानी अवध के व्यापारियों का हित महाराष्ट्र से जुड़ेगा, महाराष्ट्र के व्यापारियों का हित अवध से जुड़ेगा। इस प्रकार राष्ट्रीय एकीकरण में यह भावना आगे काम देने लग जाती है। तो आर्थिक एकीकरण ब्रिटिश काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही। यह बात अलग है कि ब्रिटिशों ने आर्थिक एकीकरण अपने लिए किया था, भारतीयों के लिए नहीं किया था। इसलिए आर्थिक एकीकरण किया था कि ब्रिटिश वस्तुओं का तेजी से दोहन किया जा सके। इसलिए आर्थिक एकीकरण किया था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से ब्रिटिश वस्तुओं को भेजा जा सके। भारतीयों के फायदे के लिए नहीं किया था, लेकिन आर्थिक एकीकरण होने से भारत के विभिन्न क्षेत्र का एकीकरण होता है और सबकी रुचियां एक साथ मिलती चली जाती है। सभी वर्गों ने ब्रिटिशों का प्रभाव महसूस किया। तो एक फैक्टर यह भी माना जाता है कि आर्थिक एकीकरण ने भी भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव को संभव बनाया। जैसे कैसे हम कह सकते हैं कि यहां पर कि संपूर्ण देश में बनाया। वस्तुतः ब्रिटिशों ने संपूर्ण भारत के अपने क्षेत्र में, के अपने द्वारा प्रशासित क्षेत्र में प्रशासन तथा प्रशासन की समान व्यवस्था लागू की, जिसकी वजह से समान व्यवस्था लागू की, जिसकी वजह से संपूर्ण देश की आर्थिक गतिविधियों का भी समावेशन हुआ। देश की आर्थिक गतिविधियों का भी समावेशन होता है। संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का भी समावेशन होता है। अगर एक समान प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया जाएगा तो एक समान प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर एक ही जैसा नियम कानून सब जगह लागू हो जाए, जैसे आप पहले भी आप देख चुके हैं, शेरशाह भी ऐसा करता है। शेरशाह से पहले जगह जगह पर चुंगी वसूलने की व्यवस्था होती थी। शेरशाह ने क्या किया? चुंगी वसूलने की व्यवस्था केवल 2 जगह कर दी, एक सिंधु नदी में, एक सिकरी गली में। याद है पीछे से अगर मैं रेफरेंस आपको दूं शेरशाह वाला, तो ऐसा क्यों किया था कि जगह जगह से चुंगी वसूलने की प्रथा को हटा दिया था और केवल 2 ही जगह पर चुंगी वसूलने की व्यवस्था की गई थी। तो इसके पीछे का कारण था कि आर्थिक एकीकरण हो सके या जो कर का बोझ है वस्तुओं पर कम हो सके। तो ब्रिटिशों ने जब एक समान प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया तो स्वाभाविक है कि टैक्सेशन सिस्टम में भी सुधार आएगा। क्या किया? आर्थिक गतिविधियों का भी समावेशन हुआ। कर व्यवस्था में कर वसूली व्यवस्था का एकीकरण हुआ। कर वसूली व्यवस्था का एकीकरण होता है, व्यवस्था का एकीकरण हुआ। कर वसूली व्यवस्था का एकीकरण होता है और लोगों में क्या होता है? लोगों के आर्थिक हित एक दूसरे से जुड़ते हैं। सभी लोगों के आर्थिक हित एक दूसरे से जुड़े। सभी लोगों के आर्थिक हित क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़ते हैं। आर्थिक हित एक दूसरे से जुड़े, जिसका परिणाम क्या था? जिसका परिणाम राष्ट्रवाद के उद्भव के रूप में सामने आया। जिसका परिणाम राष्ट्रवाद के उद्भव के रूप में सामने आया, राष्ट्रवाद के उद्भव के रूप में यहां पर सामने आता है। जिसका परिणाम कर वसूली व्यवस्था का एकीकरण हुआ। सभी लोगों के आर्थिक हित एक दूसरे से जुड़े, जिसका परिणाम क्या होता है कि राष्ट्रवाद का उद्भव होता है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, यह सबसे पहले हम जानेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रवाद का मतलब है कि जब हम अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर देते हैं, यानी व्यक्तिगत जो स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ होगा कि मेरे पास खूब पैसा आ जाए, आपका स्वार्थ होगा कि आपको सारी सुविधाएं मिल जाए, लेकिन समाज का स्वार्थ क्या होगा? समाज का स्वार्थ होगा कि सभी संसाधनों का समान वितरण,
सभी लोगों के पास वो संसाधन पहुंच जाए। और ऐसा तभी होगा जब एक दूसरे के द्वारा त्याग किया जाएगा। मान लो कि मैं अपने अधिकार को छोड़ दूं, आप अपने धन को समाज के कल्याण में लगा दें कि ताकि गरीब वर्गों का भी उत्थान हो पाए। ऐसा इसलिए करेंगे कि हमारा समाज मजबूत हो पाए। तो मैं समाज के संदर्भ में बता रहा हूं, आप देश के संदर्भ में समझिए कि पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू हो, सभी वर्गों का कल्याण हो, कोई ऊंच नीच ना हो। यह व्यवस्था तो तभी लागू हो सकती है जब भेदभाव करने वाले लोग भेदभाव करना छोड़ दें। जो आर्थिक क्षेत्र में कोई मजबूत है, कोई कमजोर है, तो मजबूत वर्ग कमजोरों का साथ दे दे। तो जब हम एक राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो वहां पर हमें व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ने पड़ते हैं। वहां पर हमें क्या करने होते हैं? व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ने पड़ते हैं। वो अगला पॉइंट होगा। किसी गुप्ता जी ने अभी चैट किया है कि आप विदेशी चरित्र वाला बता रहे थे, तो शासन का विदेशी चरित्र था। मुझे लगता है कि वहां पर वो कंप्लीट हो चुका था, उसके लाइन के बाद कुछ बचा नहीं था, क्योंकि कल की क्लास में अधूरा नहीं छोड़ता ना, कोई पॉइंट क्लियर करके ही मैंने छोड़ा था। उसके बाद का ये पॉइंट है, आप थोड़ा लिंक करना सीखेंगे कि पहला पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है और ओवरऑल पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि कर वसूली व्यवस्था का एकीकरण हुआ, सभी लोगों के आर्थिक हित एक दूसरे से जुड़ते चले गए और धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे यहां पर संपूर्ण देश का आर्थिक एकीकरण होता चला गया, चाहे वह व्यापार के माध्यम से हो, चाहे उद्योग के माध्यम से हो। यातायात व्यवस्था, यातायात व्यवस्था के विकास, यातायात व्यवस्था कैसे होगा? रेलवे से होगा तथा सड़क होगा। यातायात व्यवस्था तथा डाक तार व्यवस्था के विकास ने भी क्या किया? देश के एकीकरण को बढ़ाया। देश के एकीकरण को बढ़ाने की दिशा में काम किया, एकीकरण को बढ़ाने की दिशा में कार्य किया, और कार्य किया जो प्रकारांतर से क्या हो जाएगा? प्रकारांतर से राष्ट्रवाद के उद्भव का कारक बनता है। राष्ट्रवाद के उद्भव का कारक बना, राष्ट्रवाद के उद्भव का कारक बनता है। ठीक है, कर वसूली व्यवस्था का एकीकरण हुआ, सभी लोगों के आर्थिक हित एक दूसरे से जुड़े, जिसका परिणाम राष्ट्रवाद के उद्भव के रूप में सामने आता है। यातायात व्यवस्था, जिसे रेलवे या सड़क की हम बात करते हैं, तथा डाक और तार व्यवस्था के विकास ने भी देश के एकीकरण को बढ़ाने की दिशा में कार्य किया, जो प्रकारांतर से राष्ट्रवाद के उद्भव का कारक बनता है। अब यातायात की व्यवस्था के विकास से राष्ट्रवाद कैसे बढ़ेगा भैया? तो यातायात के साधनों का प्रयोग करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना सरल हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हम पहुंच पाएंगे। अवध के लोग महाराष्ट्र तुरंत आ जाएंगे अगर रेलगाड़ी चल रही है तो। पहले की तुलना में ऐसा नहीं था कि पहले सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलती थी, जैसे अभी हम देखते हैं शताब्दी है, राजधानी है, वंदे भारत है, इस टाइप की बहुत सारी गाड़ियां हैं जो बहुत तेज स्पीड से चलती है। और अब तो बुलेट ट्रेन भी होने वाला है। उस समय इस प्रकार की सुविधा तो नहीं थी, एक सामान्य रेलगाड़ी ही वाष्प इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी थी, लेकिन बैलगाड़ी से तो अच्छी ही थी। बैलगाड़ी से या पैदल चलने वाले से, जिसको कि 6 महीने का समय लग जाता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में, अब हम एक दिन के अंदर किसी भी क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। अगर जरूरत हुई, मान लो राजनीतिक संगठन ही हुआ और कांग्रेस की स्थापना हुई, बंबई में उसका अधिवेशन हुआ है, पूरे भारत के लोगों को वहां जुड़ना है, तो रेलगाड़ी के माध्यम से वो तेजी से पहुंच सकते हैं। गांधी जी को ही कहीं जाना है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उनको जाना है लोगों में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, तो रेलगाड़ी का प्रयोग करके आसानी से जा सकते हैं। जहां रेलगाड़ी है वहां रेलगाड़ी से जाएंगे, जहां बैलगाड़ी है वहां बैलगाड़ी से जाएंगे। यानी रेलगाड़ी से उतरने के बाद लास्ट डेस्टिनेशन तक हमें दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ता है। आप लोग जो स्टेशन के, जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास रहने वाले लोग होंगे तो आपको पता होगा कि स्टेशन आपके घर पर नहीं आता है, रेलगाड़ी आपके लिए घर पर नहीं आती है। रेलगाड़ी एक सर्टेन स्टेशन पर रुकती है और वहां से यातायात के दूसरे साधनों द्वारा ही आपको घर जाना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका घर स्टेशन से कितना दूर है।
लेकिन रेलवे का जाल इस प्रकार से बना हुआ है कि आसपास में 2-4-5 किलोमीटर में आपका कोई ना कोई रेलवे स्टेशन मिल ही जाएगा। अब तो रेलवे का विकास कश्मीर तक हो गया, तो अब कश्मीर जाना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से रेलवे का विकास इस काल में हो रहा है, जीटी रोड जैसे सड़क का विकास इस काल में हो रहा है, तो यातायात करना पहले की तुलना में आसान रहा होगा। और अगर हम यातायात नहीं करते, अगर हम अपनी संदेश को पहुंचाने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप पोस्ट सिस्टम का ले सकते हैं, यानी डाक व्यवस्था का सहारा ले सकते हैं। डाक व्यवस्था से भी अगर तेजी से कुछ जाना है, आपको संदेश प्रेषित करना है, तो एक टेलीग्राम हुआ करता था, ये वाला टेलीग्राम नहीं, जिसको हम तार व्यवस्था कहा करते थे। तार व्यवस्था क्यों कहा जाता था कि एक पोल से, यानी जहां से हम संदेश प्रसारित कर रहे हैं और लास्ट डेस्टिनेशन पर जहां ये संदेश जाएगा, वह एक वायर के माध्यम से जाता था। अब वायर के माध्यम से नहीं जाता, अब सैटेलाइट के माध्यम से जाता है। अगर अभी आप मोबाइल कम्युनिकेशन को यूज करते हैं, जैसे मोबाइल या मैं ही आपसे बात कर रहा हूं, तो ये कम्युनिकेशन तार के माध्यम से नहीं हो रहा है, ये वायरलेस सैटेलाइट के माध्यम से होता है। आपने मोबाइल में कुछ बोला, वॉइस कहाँ जाता है? टावर में जाता है, टावर से सीधे सैटेलाइट में जाता है जो 36,000 किलोमीटर दूर है, और वह उस संदेश को आपके नज़दीकी टावर में ट्रांसफर करता है और नज़दीकी टावर आपके मोबाइल में भेज देता है। ये इतनी क्विक प्रक्रिया है कि आपको पता ही नहीं चलता, आपने यहाँ से हेलो बोला, वहाँ लोगों ने सुना, जबकि इस बीच में ये 72,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका होता है आपका संदेश। लेकिन पहले ये सुविधा नहीं थी। पहले तार के द्वारा, तार में एक कंपन होता है, जब हम किसी चीज को उखट ऐसे से एक दबाने वाला टेलीप्रिंटर टाइप का होता था, अगर हम यहाँ पर ए प्रेस करते हैं तो तार में एक कंपन होता था जो दूसरे जगह जाकर के वो ए लिखा जाता था। इस प्रकार का डिजाइन किया गया था पहले, इसीलिए इसको हम तार व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि यह तार के माध्यम से होता है। जैसे अभी आपको कोई भी कॉल कहीं लगाना होता है तो सीधे फोन पर लगा देते हैं, मोबाइल पर लगा देते हैं कि इनसे बात करनी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको एक्सचेंज में फोन करना होता था, टेलीफोन एक्सचेंज होता था। एक्सचेंज इसलिए उसका नाम ही दिया गया कि वॉइस को एक्सचेंज किया जा सके। तो एक्सचेंज में आप फोन करते थे कि आपको इस नंबर से बात करनी है, फिर वो आपके नंबर को लगाता था, तब आप बात कर पाते थे। पुराने फिल्मों में ये सब बातें दिखाई जाती, जिसको हम ट्रंक कॉल कहा करते थे उस समय। तो समय बदलते देर नहीं लगती है, और आप लोगों ने वह प्रक्रिया देखी ही नहीं है, देखी तो मैंने भी नहीं, लेकिन किताबों के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यातायात, रेल डाक तार व्यवस्था के विकास ने भी देश के एकीकरण को बढ़ाने की दिशा में कार्य किया, जो प्रकारांतर से राष्ट्रवाद के उद्भव के लिए संभव हो जाता। राष्ट्रवाद के उद्भव के लिए अजीत सोनकर देखिए 1 ही किलोमीटर दूर है। प्रेस ने भी राष्ट्रवाद के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, यह हम कह सकते हैं। हाँ, बहुत लंबा वायर होता था उस समय के टेलीफोन पोल को देखेंगे ना, तो उसमें एक साथ बहुत सारे वायर जाते थे। एक साथ एक वायर नहीं जाता था, बहुत सारे वायर जाते थे, बहुत सारे वायर जाते थे। ठीक है, अब देखते हैं कि जरा पाश्चात्य शिक्षा के विकास का क्या प्रभाव रहा। पाश्चात्य शिक्षा के विकास का प्रभाव रहा राष्ट्रवाद के उद्भव में। पाश्चात्य शिक्षा के विकास का प्रभाव, विकास का प्रभाव। यहां हम क्या देखते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा के आलोक में भारतीय बुद्धिजीवियों ने पश्चिमी उदारवाद को समझा। हम लोगों ने पहले भी लिखा है, पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा के आलोक में भारतीय बुद्धिजीवियों ने, पाश्चात्य शिक्षा के आलोक में या शिक्षा प्राप्त कर भारतीय बुद्धिजीवियों ने न केवल भारतीय उदारवाद को समझा, केवल यूरोपीय उदारवाद को समझा, बल्कि न सिर्फ उसने यूरोपीय उदारवाद को समझा, बल्कि उसने क्या किया, बल्कि वे भारत में ब्रिटिशों के द्वारा लागू किए जा रहे
नस्लवादी भेद को भी समझ पाए, नस्लवादी भेद को भी समझ पाए, को भी समझ पाए। लेकिन यहां ध्यान रखना होगा, भेद को भी समझ पाए, समझ पाए तथा इन भेदभाव के खिलाफ या इस प्रकार के भेदभाव के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन किया, एकजुटता का प्रदर्शन किया। इस प्रकार के भेदभाव के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन किया, जो राष्ट्रवाद के उद्भव के लिए एक प्रेरक कारक बन जाता है, जो राष्ट्रवाद के उद्भव के लिए एक प्रेरक कारक बन जाता है, प्रेरक कारक बन गया। अजित सोनकर जी क्लास में उपस्थित है, इसलिए मैं संबोधित करूंगा। अजित सोनकर जी, आपकी जो कॉपी आ रहे हैं, जिसको मैं चेक करके भेज रहा हूं, प्रयास तो आप करते हैं कि उसको शब्द सीमा के अंदर रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वह अच्छी बात है। लेकिन शब्द सीमा के अंदर रखने के चक्कर में बहुत सारे पॉइंट मिस हो जाते हैं, यानी आप उसको लिखते ही नहीं हैं और एक सतही तौर पर उत्तर लिखा हुआ चला जाता है। क्यों ना आप थोड़ा सा शब्द सीमा को तोड़ दें, यानी थोड़ा बड़ा आंसर लिखें। पहले दौर में आप थोड़ा सा आंसर बड़ा लिखें। आप शब्द अगर अधिक डालना चाहें तो 100-200 शब्द है तो आप 300 शब्दों में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास करें, उससे क्या होगा कि आपके भावों की अभिव्यक्ति अभी हो नहीं पा रही है जितना मैंने आपसे अपेक्षा रखी थी। आप तो टैलेंट ग्रुप के भी बच्चे, तो जो भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं कम शब्दों के माध्यम से, हो सकता है कि थोड़ा शब्द बढ़ेगा तो भावों की अभिव्यक्ति हो पाएगी। क्योंकि जब भावों की अभिव्यक्ति हम स्पष्ट करके डालना सीख जाएंगे, तब जाकर के उसको संक्षेप भी करके लिखा जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा था कि स्कूल के दिनों में आप संक्षेपण जैसी बातें भी लिखती। तो अभी मैं आंसर दे रहा हूं, इसलिए मैं सभी बच्चों को एक संदेश देना चाहूंगा कि आप आंसर बहुत बड़ा ना लिखें, अनावश्यक विस्तार ना करें, लेकिन कम से कम बोर्ड पर जितना पॉइंट लिखा जाता है, कम से कम आंसर में उसको तो जरूर डालें। और बहुत सारे जो बच्चे एकदम से नए हैं या उनको लगता है कि मैंने सब कुछ पहले से जाना हुआ है, तो वो बच्चे फिर फेल कर जाते हैं। जबकि आंसर सभी पॉइंट्स को नहीं धारण करेगा तो नंबर हमारे कटते चले जाते हैं। तो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर भारतीय बुद्धिजीवियों ने न केवल यूरोपीय उदारवाद को समझा, बल्कि वे भारत में ब्रिटिशों के द्वारा लागू किए जा रहे नस्लवादी भेद को भी समझ पाए तथा इस प्रकार के भेदभाव के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन किया, जो अंततः राष्ट्रवाद के उद्भव के लिए एक प्रेरक कारक बन जाता है। राष्ट्रवाद के उद्भव के लिए एक यहां पर प्रेरक कारक बन जाता है। आशिया गुप्ता, कोई दिक्कत नहीं, आप दीजिए। और जहां पर मैं दिखता है, जहां पर आपका दिक्कत होगी तो मैं उसको आपको रोक दूंगा, मैं आपको आराम से कह दूंगा कि आप ऐसा कीजिए। ठीक है, माना जाता है कि इन्हीं वर्गों ने प्रेरक आप कारक बन गया। माना जाता है कि पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त इन्हीं वर्गों ने न केवल राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन किया, बल्कि क्या किया, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया। ठीक है, एक पॉइंट यह भी हमने दिया, नेतृत्व भी किया, राष्ट्रीय आंदोलन का इसने नेतृत्व भी किया। इन्हीं शिक्षा प्राप्त, जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त वर्ग है, उसने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया और उसको संगठित भी किया। यहां ध्यान रखना होगा कि केवल
पश्चिमी शिक्षा को ही राष्ट्रवाद का प्रेरक कारक नहीं माना जा सकता है। राष्ट्रवाद का प्रेरक कारक नहीं माना जा सकता है। राष्ट्रवाद के उद्भव में बहुत सारे कारक रहे हैं, माना जा सकता है। कहने की कोशिश की जा रही है कि जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त वर्ग थे, उन्होंने भारत के खिलाफ हो रहे शोषण की प्रक्रिया को समझा। भारत के खिलाफ हो रहे शोषण की प्रक्रिया को यहां पर समझा। शोषण की प्रक्रिया को समझ पाए, क्यों? कि इन्होंने उदारवाद को देखा, जो यूरोपीय उदारवाद है, जो कहता है कि हम समान हैं, हम समान व्यवहार करते हैं, समानता का व्यवहार करते हैं, हम स्वतंत्रता का व्यवहार करते हैं और विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। जब इन्होंने देखा ब्रिटेन में या अन्य यूरोप के देशों में जाकर के ये उदारवादी बढ़िया है भावना, तो इनको लगा कि ये लोग बड़े अच्छे हैं, न्यायप्रिय है। लेकिन जब उन्होंने देखा वह उदारवाद भारत में तो लागू नहीं किया जा रहा है, भारत में एक नस्लवादी नीति लागू की जा रही है, तो तब इनका मोह भंग हो जाता है और फाइनली ये ब्रिटिशों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का न केवल संगठन करते हैं बल्कि नेतृत्व भी करते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा कि केवल पश्चिमी शिक्षा प्राप्त वर्गों ने ही नेतृत्व नहीं किया है, बल्कि भारत में जो असंतुष्ट वर्ग थे, चाहे किसान हो, जिसके बारे में पहले भी हमने लिखा, पूंजीपति है, किसान है, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त लोग हैं, सबों के असंतोष का समवेत परिणाम था भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव होना। इसलिए एक लाइन मैंने यहां पर अलग से डाल दिया। यहां ध्यान रखना होगा कि केवल पश्चिमी शिक्षा को ही राष्ट्रवाद का प्रेरक कारक नहीं माना जा सकता है। तो पश्चिमी शिक्षा राष्ट्रवाद का प्रेरक कारक है, लेकिन केवल पश्चिमी शिक्षा राष्ट्रवाद का प्रेरक कारक नहीं हो सकता है। यह बात आप अंतर समझ पा रहे हैं कि दोनों में क्या बातें यहां पर लिखी जा रही है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या देखा कि एक और इसमें डालेंगे, चंगी वसूलने की प्रथा क्या? चंगी को मतलब शुल्क कहते हैं, चंगी नहीं होता है, चुंगी अगर लिखना चाहते हैं CHUNGI लिखेंगे तब चुंगी लिखा जाए। चुंगी का मतलब टैक्स होता है। अभी भी आप जो भी वस्तु खरीदते हैं उस पर एक टैक्स छुपा होता है। जैसे हम व्यापार कर लगा सकते हैं या उत्पादन कर लगाते हैं, एक्साइज टैक्स लगाते हैं। और ये बातें आपने नहीं समझी है अभी तक, इसका मतलब है कि आपने इकोनॉमी के इस टर्म को समझा ही नहीं। इकोनॉमी में जो टैक्सेशन सिस्टम आपको बताया गया है, इसका मतलब है कि आपने इकोनॉमी भी अच्छा नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये टर्म जो चुंगी व्यवस्था है, टैक्स की व्यवस्था है, ये हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं और इकोनॉमी से मैटर को खींच करके हिस्ट्री में जोड़ देते हैं। जैसे मैं कहूँगा राजा या पॉलिटिकल सिस्टम कहूँगा, तो पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ कैसे समझाया जाएगा? वो तो पॉलिटी में हमने पढ़ा हुआ है। तो एक दूसरे से सब्जेक्ट का हम लिंक स्थापित करते हैं, और अगर वहां नहीं समझा तो यहां भी नहीं समझेंगे। अधिकांश बच्चों की ये दिक्कत है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको बार बार पढ़ना चाहिए, समझ करके पढ़ना चाहिए, नहीं तो सारी बातें आपकी अस्पष्ट रह जाएगी। तो यहां ध्यान रखना होगा कि केवल पश्चिमी शिक्षा को ही राष्ट्रवाद का प्रेरक कारक नहीं माना जा सकता है। एक और यहां पर डाल सकते हैं, प्रेस का विकास, प्रेस के विकास का प्रभाव, प्रेस के विकास का प्रभाव, प्रेस का जो विकास होता है उसका क्या इंपैक्ट आता है। वैसे तो भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना यूरोपियों द्वारा धर्म प्रचार के लिए की गई थी, यह लिख सकते हैं। वैसे तो भारत में आधुनिक प्रेस का विकास, आधुनिक प्रेस का विकास किसके द्वारा किया गया था? विकास यूरोपियों द्वारा किया गया था धार्मिक साहित्य के प्रचार के लिए। विकास यूरोपियों द्वारा धार्मिक साहित्य के प्रचार के लिए किया गया था, साहित्य के प्रसार के लिए किया गया था। लेकिन कालांतर में प्रसार के लिए किया गया था, लेकिन कालांतर में इसने क्या कर दिया? के लिए किया गया था, लेकिन कालांतर में इसने क्या कर दिया? कालांतर में
इसने भारतीय जनमत के निर्माण में भी जनमत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय जनमत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासकर देसी भाषा के प्रेस के द्वारा निभाई। खासकर देशी भाषा के प्रेस के द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए, संचार का साधन हमेशा बदलता रहता है। अगर अभी आपको न्यूज देखना होगा तो आप मोबाइल पर, टेलीविजन पर, इंटरनेट पर कहीं भी न्यूज देख सकते हैं, तुरंत फ्लैश हो जाता है। और इस वजह से अब न्यूज प्राप्त करना या जानकारी प्राप्त करना, विश्व के किसी भी हिस्से में कोई भी घटना हो रही है, उसकी जानकारी प्राप्त करना अब बहुत सरल है। एक क्लिक की दूरी पर सारी सूचना आपको मिल जाती है। लेकिन शुरुआत के दौर में, जबकि ना तो रेडियो था, ना कोई ट्रांसमीटर था और ना ही संपर्क के इतने घने साधन थे, तो लोगों के बीच में कैसे न्यूज पहुंचेगा, जानकारी कैसे पहुंचेगी, अपने आत्मगौरव की बात हो, धार्मिक उत्थान की बात हो, समाज कल्याण की बात हो। अब एक व्यक्ति घर घर जाकर के तो नहीं पहुंचा सकता है, हर गांव में तो नहीं जा सकता है। अब उसने क्या किया, एक पेपर को छाप लिया और पेपर को छाप करके उसको सर्कुलेट कर दिया। और जाकर के तभी सर्कुलेट करने का मतलब भी यह नहीं होगा कि सभी उसको तुरंत पेपर पढ़ लेंगे। अभी भी आप गांव में जहां पर भी रहते हैं, कितने बच्चे क्लेम करते हैं कि मेरे यहाँ न्यूज़पेपर आता ही नहीं है। तो हार्ड कॉपी तो अभी भी सब गाँव में नहीं जा रहा है। उस समय तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक कॉपी सर्कुलेट किया और गांव के जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सरपंच हैं या उनके जो भी और भी रिलेटिव होंगे, वो एक जगह बैठा करके सबको वो न्यूज सुना देते थे। इससे क्या होता है कि लोगों में जागरूकता बढ़े और लोगों ने जो राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण हो रहा है, राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण का जो उद्देश्य है, उसको समझने में सफलता पाई। तो धीरे धीरे प्रेस ने क्या किया, जनमत के निर्माण का कार्य किया। खास करके देसी भाषा के प्रेस ने इस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देसी भाषा के प्रेस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आई। इसके संदर्भ में हम क्या देखते हैं कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को और देखेंगे, जैसे उपन्यास है, साहित्य है, काव्य है आदि। ठीक है, यहां हम देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जैसे भारत के अतीत का गौरवगान, एक यह भी हम पॉइंट यहां डाल सकते हैं। भारत के अतीत का गौरवगान होना, अतीत का गौरवगान, गौरवगान का मतलब क्या होगा, गौरव का वर्णन किया, गौरवगान होना अथवा आलोचना करना, यह भी एक पॉइंट हम डाल सकते हैं। भारत में जब ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है तो यहां पर दो प्रकार के समूह आते हैं। जो भी ब्रिटिश अधिकारी शुरुआत में आए, उन्होंने यह सोचा कि भारत पर अगर शासन करना है तो यहाँ के परंपराओं को समझना होगा कि भारत पर किस प्रकार से शासन किया जाता रहा था। इस क्रम में उन्होंने भारत के शासन ग्रंथों का अध्ययन किया, जो प्रायः संस्कृत भाषा में लिखे होते थे। संस्कृत भाषा इलीट क्लास की भाषा होती है, अभिजात्य वर्ग की भाषा होती है, पढ़े लिखे वर्ग, धनी वर्ग की भाषा होती है। तो संस्कृत ग्रंथों में जो शासन की पद्धति बताई गई थी, वह पद्धति बेजोड़ पद्धति थी। अब देखिए कि आपको कैसे भ्रम में डाला जाता है। आप लोग बड़े हो चुके हैं और मेरी बात अगर समझ पाए तो आप बेहद ध्यान से समझिएगा। जैसे समाज में बहस करने वाले दो वर्ग हो जाएंगे। पहला हम मान के चलते हैं कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त मतलब उच्च वर्ग के लोग, यानी ऊंची जाति के कह सकते हैं लोग, ऊंची जाति के लोग होंगे तो वो क्या कहेंगे, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की अवधारणा बहुत ही बेहतरीन अवधारणा थी। हालांकि इसमें भेदभाव अगर नहीं हो रहा था तब तो सर्वोत्तम व्यवस्था थी। यानी हर व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य को करता था तो कार्यों का समावेशन भी अच्छे से होता था। यानी सभी वर्ग को कार्य जरूर मिलेगा।
अब एक ही व्यक्ति हर कार्य करने लगेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, समाज में जॉबलेस सोसाइटी जैसा बन जाएगा। अभी क्या हो रहा है, एक ही व्यक्ति सब काम कर रहा है ना। जैसे मैं हूं, मैं पढ़ा भी रहा हूं और दूसरा भी कोई ऐसा कोई कार्य होता है तो वह भी कर रहा हूं, जो कि पहले की अवस्था में तो ऐसा नहीं माना जाता था। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं, अध्यापन कर रहा हूं तो ये जनरली ब्राह्मण का कार्य माना गया। लेकिन अगर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, वह तो ड्राइवर का काम माना जाएगा, यानी सेवक का काम माना जाएगा ना। लेकिन मैं गाड़ी भी ड्राइव कर रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं अलग अलग प्रकार के कार्य करके और एक वर्ग के अधिकार का मैंने हनन कर दिया। तो जो प्रशंसक वर्ग है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अवधारणा वाले व्यवस्था का, उनका कहना है कि प्राचीन ऋषियों ने, मनीषियों ने समाज का विभाजन ही इस प्रकार से किया था कर्मों के हिसाब से, क्योंकि सभी वर्ग सभी कार्य नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। अगर मुझसे आप कहेंगे कि आप आर्मी में चले जाइए, जाकर के तलवार और पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ाई कीजिए, तो मैं बौद्धिक लड़ाई तो कर सकता हूं, ट्वीट कर सकता हूं, लेकिन तलवार नहीं उठा सकता, राइफल नहीं उठा सकता, अनटिल अनलेस हमारे ही परिवार पर कोई संकट ना आ जाए। तो सभी वर्ग सभी कार्य नहीं कर सकता। इन वर्गों ने कहा कि यह व्यवस्था बेजोर व्यवस्था थी, बस इसमें थोड़ा भेदभाव हो गया तो गड़बड़ हो गया। लेकिन दूसरा जो वर्ग होगा, जैसे आप ज्योतिबा फूले देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखेंगे, गोपाल बाबा बलंकर को देखेंगे, या फिर साउथ के नारायण गुरु को देखेंगे, तो वो कहते हैं कि जो भारत में शोषण की प्रक्रिया स्थापित हुई है, असल में उसकी जड़ वहीं पर छुपी हुई है। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली अवधारणा नहीं होती तो फिर ये झंझट उत्पन्न ही नहीं होता। सब लोग अपना सब कार्य करता, और जब सब लोग सब कार्य करता तो किसी भी एक खास कार्य के प्रति भेदभाव उत्पन्न नहीं होता। इनका ये कहना है। और जो इनकी अभिव्यक्ति है वो संस्कृत ग्रंथों में कहीं नहीं दिखती है। इनकी अभिव्यक्ति आपको तमिल ग्रंथों में दिखेगी। जो निम्न जातीय अभिव्यक्ति है वह संस्कृत ग्रंथों में कहीं नहीं, यह क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया। जैसे कबीर की वाणी को सुनते हैं, कबीर का नाम जानते हैं ना, तो कबीर को आपने देखा है संस्कृत में उपदेश देते हुए? संस्कृत में नहीं देते हैं उपदेश, वो सामान्य जनभाषा में देते हैं। जैसे भगवान बुद्ध को देखें, महावीर को देखें, वो संस्कृत में उपदेश नहीं देते, वह अर्धमागधी में देते हैं जो वहां के लोग समझ सकते हैं। तो ये लोग जब यहां पर आते हैं, ब्रिटिश कंपनी यहां पर आती है, तो ब्रिटिश कंपनी ने जब यह सोचा कि भारतीयों की परंपरा को समझा जाए, तो इनको सबसे बेहतर संस्कृत ग्रंथ दिखा। और इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का जब अध्ययन किया तो इनको लगा कि भारत की परंपराएं तो बेजोर है, इससे अच्छी परंपराएं हो नहीं सकती है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार के सामाजिक तनाव को दिखाया ही नहीं गया है। तो यह इसने एक प्रकार से गौरव गान किया कि भारतीय बहुत अच्छे हैं, भारतीय की परंपरा बहुत अच्छी है और इसी परंपरा को लागू किया जाना चाहिए। अब वो परंपरा लागू हुई या नहीं लागू, लेकिन अगर आपको कहना कोई शुरू कर दे कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तो क्या होगा, आपके अंदर भी एक भाव पैदा होगा। जैसे आप रामायण को अगर पढ़ते होंगे तो बजरंगबली जो है ना, बजरंगबली हनुमान, उनको अपनी शक्ति के बारे में पता नहीं था। देखिए, हम लोग धार्मिक ग्रंथ को भी ऐतिहासिक तरीके से पढ़ते हैं। अब बजरंगबली एक बार जाना था उनको लंका, मतलब पता करने के लिए सीता माता कहाँ है, तो लंका जाना था। और बजरंगबली को कहा कि बेटा तुम ऐसा करो कि जामवंत ने कहा तुम यहां से लंका चले जाओ। बोले प्रभु जामवंत जी मुझे मरवाओगे आप, कहाँ लंका, समुद्र के उस पार दिखता भी नहीं है, और कहाँ मुझे कह रहे हो तुम पार कर जाओगे। तो बजरंगबली को पता नहीं था कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं। तो जामवंत ने क्या किया, जामवंत जिनको जगाया, कहा कि आपके पास है शक्ति, केवल आप इसको पहचानना सीखो। और इतना प्रेरित किया कि बजरंगबली उड़ करके चले गए। प्रतीक है, कोई उड़ के इतना दूर नहीं जा सकता है। धार्मिक ग्रंथ भी जो लिखे गए हैं वह एक प्रतीकात्मक रूप से लिखे गए हैं, समाज को प्रेरित करने के लिए लिखे गए। तो वो कहाँ बताया जाता है कि ग्रंथों में लिखा गया वो उड़ के पहुंच गए। जो धार्मिक व्यक्ति होंगे भावुक हो जाएंगे, करे भगवान उड़ते हैं। यहां धार्मिक ग्रंथों की भी व्याख्या ऐतिहासिक तरीकों से करें, इसका मतलब है उनको अपनी शक्ति का आभास दिलाया गया। तो ऐसे जगह पर जबकि ब्रिटिशों के द्वारा कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, तो भारतीयों में भी एक गौरव का भाव जगा कि हां भाई हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारी परंपराएं अच्छी है।
ये ब्रिटिशों ने आकर के शोषण करना शुरू कर दिया, और हम ब्रिटिशों से क्यों शोषित हों जब हम खुद ही अच्छे हैं? तो क्लियर है जो मैंने रेफरेंस दिया? ये मत समझिएगा मैं रामायण पढ़ाने बैठता हूं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों को भी ऐतिहासिक तरीके से पढ़ा जा सकता है, समझने का दृष्टिकोण हमारा विकसित करने के लिए। ठीक है बच्चे? हाँ, करते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं किया जाता है कि मतलब उड़ के चले गए होंगे। भाई धर्म में हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन अर्थ यह है कि उनकी शक्ति को जगाने का कार्य किया। यही पर यहां पर है, दो बातें हैं, अतीत का गौरवगान किया, और दूसरा वर्ग ऐसा आ जाता है जो बताता है कि भारतीय निकृष्ट लोग हैं, भारतीय कीड़े मकोड़े हैं, इसको कुछ नहीं आता है, यहां कोई ज्ञान नहीं है, सपेरों का देश है। तो एक ने कहा आप बहुत अच्छे हैं, एक ने कहा बहुत बुरे हैं, तो गुस्सा तो आएगा ना, कहेगा अच्छा मैं बुरा हो गया, तुम्हारा जो वहां शोषण होता है तुम बुरे नहीं हुए, तुम जो मेरा शोषण करते हो वह बुरा नहीं हुआ, तुम्हारे देश में ये होता है मेरे देश में तो ये होता भी नहीं है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। इस प्रकार से भारतीयों में एक तर्क शक्ति वाद का, तर्क बुद्धि बोध का विकास होता है, जो भारतीयों को आत्मगौरव की भावना से भर देता है, और माना जाता है कि यह भी राष्ट्रवाद के उद्भव का एक कारण बना। हमने क्या देखा कि ब्रिटिश शासकों के या ब्रिटिश अधिकारियों के एक वर्ग ने भारतीय परंपरा का अध्ययन, ब्रिटिश अधिकारियों के एक वर्ग ने अपनी प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप भारतीय परंपरा का अध्ययन किया, भारतीय परंपरा का अध्ययन किया, या अध्ययन संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से किया, जिससे क्या होता है, माध्यम से किया, जिसके कारण ये वर्ग क्या हो जाते हैं, यह वर्ग भारतीय परंपरा का समर्थक बन जाता है, भारतीय परंपरा का समर्थक बन जाता है, इसने क्या किया, इस वर्ग ने भारतीय परंपरा का गौरवगान किया, भारतीय परंपरा का गौरवगान किया, जिससे कह सकते हैं, जिससे भारतीयों में भी आत्मविश्वास तथा गौरव का उदय होता है। दूसरी तरफ हुआ, ब्रिटिश अधिकारियों के इस समूह को क्या कहा गया है, ब्रिटिश अधिकारियों के इस समूह को प्राच्यवादी कहा गया, ब्रिटिश अधिकारियों के इस समूह को प्राच्यवादी कहा गया। ब्रिटिश अधिकारियों के एक वर्ग ने अपनी प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप भारतीय परंपरा का अध्ययन संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से किया, जिसके कारण यह वर्ग भारतीय परंपरा का समर्थक बन जाता है। इस वर्ग ने भारतीय परंपरा का गौरवगान किया, जिससे भारतीयों में भी आत्मविश्वास तथा गौरव का उदय हुआ, और ब्रिटिश अधिकारियों के समूह को प्राच्यवादी समूह कहा गया है। ठीक है, हालांकि इसके विपरीत, इसका एक विपरीत भी प्रभाव रहा। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों का एक वर्ग भारतीय परंपरा का भारी आलोचक था, क्या था, भारतीय परंपराओं का भारी आलोचक था। इस वर्ग ने भारतीय परंपराओं को निकृष्ट दर्जे का बताया,
जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भी, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, जिसकी प्रतिक्रिया भारतीयों में होती है और आत्मगौरव का भाव जगता है, जिसकी प्रतिक्रिया भी क्या होती है, प्रतिक्रिया भारतीयों में होती है, प्रतिक्रिया भारतीयों में हुई तथा ये अपनी प्राचीन परंपरा के प्रति, परंपरा के गौरव गान के प्रति आकर्षित हुए, आकर्षित हुए। अब देखिए, एक ने सराहना की तो हमें अच्छा लगा, दूसरे ने इतनी आलोचना की तो भी हमें बुरा लगेगा। बुरा लगने का भी एक परिणाम होता है। अगर मैं रोज आपको कहूं कि आप किसी भी हालत में आईएएस नहीं बन सकते, रोज मैं आकर के यही कहूं कि आप बेकार हैं, आप किसी भी हालत में, एक तो मैं कहूं कि आप बहुत अच्छे हैं, आपसे बढ़िया कोई बच्चा नहीं, आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। अगर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो जरूर प्रयास आपका सफल होगा, आप जरूर सफल होंगे। एक तो तरीका प्रेरित करने का है यह भी, जिसको हम सकारात्मक तरीका कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि नकारात्मक झटका भी देना पड़ता है। मैं आपको आकर के बहुत खरी खोटी सुनाऊं, किसी काम के नहीं हो, ये भी शब्द नहीं जानते, वो भी शब्द नहीं जानते, कैसे बनोगे आईएएस, कभी नहीं बनोगे जीवन में आईएएस, ऐसा करके मैं आपकी भावना को आहत भी करता हूं, तो उसके माध्यम से आप में एक भाव उत्पन्न होता है कि ये सामने वाला व्यक्ति मेरी क्षमता को पहचान ही नहीं रहा है और मुझे करके दिखाना है। मैं दिखा देता हूं कि कैसे मैं सफल हूंगा। जैसे कालिदास को कह दिया, कालिदास को कहा कि कोई भी ग्रंथ तुम नहीं पढ़ सकते क्योंकि तुम्हारे हाथ में विद्या रेखा ही नहीं है। कालिदास को बड़ा गुस्सा आया। एक तो कहता कि नहीं पढ़ लोगे बेटा, पढ़ लोगे, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रयास करोगे तो पढ़ लोगे। कालिदास को कहा ना, कुछ भी हो सकता है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम संस्कृत नहीं पढ़ सकते क्योंकि तुम्हें कुछ आता ही नहीं। और कालिदास ने क्या कर दिया, प्रयास किया और सर्वोत्तम संस्कृत के विद्वान बनकर के बैठ जाते हैं। तो प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। बस आपको विश्वास करना होगा कि जो सामने व्यक्ति आपके खड़े हैं, चाहे पिताजी हों, घर के बड़े बुजुर्ग हों, क्या उनका इंटेंशन गलत है। अगर मैं आपको कहूं कि आप नहीं बनोगे, आपको यह भी नहीं आता है, सीखना चाहिए, मेरा इंटेंशन होगा आपको प्रेरित करने का, आपको हतोत्साहित करने का क्यों होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे बड़े होशियार हैं, क्योंकि एक समस्या तो रही है परिवार में, और खास करके 3-4 साल में तो ये समस्या बहुत गंभीर हुई है। मेरी जितने भी गार्जियन से बात होती है, मैं भी एक पिता हूं, जितने भी गार्जियन से बात होती है अन्य बच्चों के संदर्भ में, अपने बच्चों के संदर्भ में, ये एटीट्यूड जो बच्चों में आया है कि बड़ों का हम आदर नहीं करते हैं या हम जो कहें वही सही है, ये एटीट्यूड इतना गलत है कि उसके जीवन को ही बर्बाद कर देने वाला है, चाहे मेरा बच्चा हो या कोई और हो। इस उम्र में कभी भी अपने बड़ों के प्रति तिरस्कार का भाव नहीं आना चाहिए। बेसिक संस्कार, बेसिक संस्कार कहता है कि जो हमसे ज्यादा अनुभवी है वह कुछ बेहतर ही कह रहा होगा, आपको मानना है नहीं मानी, लेकिन प्रतिक्रिया व्यक्त आप नहीं कर सकते हैं। अगर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किसी भी अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, और आप नहीं तैयार होंगे तो जहां है बुद्धिबोध वहीं रह जाएगा और आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। सबके लिए नियम लागू होता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हम लोगों ने अनुभव से सीखा है, और जरूरी है नहीं है कि मैं यहां पर आपको भाषण दे रहा हूं तो आपकी उम्र में मैं भी इतना ही होशियार रहा होऊंगा। आपके तरह जिसे आप प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, हो सकता है कि मैं आपसे ज्यादा प्रतिक्रियावादी रहा हूं, मेरे अंदर वो बुराई रही होगी। क्योंकि अगर नहीं बुराई होती तो मैंने कई बार ये कहानी सुनाई है कि पिताजी ने ही मेरे सिराहने में लिख दिया था, मेरे बाबूजी ने लिख दिया था कि क्रोध यमराज। इसका मतलब हमारे अंदर वो बुराई तो थी, तभी तो गार्जियन ने लिखा। उनके समझाने का, पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेसर लोग थे, तो उनके समझाने का तरीका अलग था। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ
जहां पर मेरी नजर पहले जगने के बाद पड़ती है उस दीवार पर लिख दिया कि क्रोध यमराज है। अब समझिए कितना प्रभाव पड़ता है इस बात का जीवन पर कि अब तक मुझे वो बातें याद है, जबकि आज से 40 वर्ष पहले की यह घटना है। कितना अधिक प्रभाव उस बात का पड़ता है। हमने क्या देखा, हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों का एक वर्ग हम क्या देखते हैं, एक वर्ग भारतीय परंपराओं का भारी आलोचक बन जाता है। इस वर्ग ने भारतीय परंपराओं को निकृष्ट दर्जे का बताया, जिसकी प्रतिक्रिया भारतीयों में होती है तथा ये प्राचीन परंपरा के गौरवगान के प्रति आकर्षित होते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है, इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि 19वीं सदी में है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के लिए अनेक कारक उत्तरदायी रहे। निष्कर्ष के तौर पर हमने क्या कर दिया कि राष्ट्रवाद के उद्भव के लिए एक कारक उत्तरदायी नहीं है और इसके लिए बहुत सारे कारक यहां पर उत्तरदायी हैं। आशा करता हूं कि सभी पॉइंट आपने समझा होगा। अब यहां पर आपकी बारी आती है कि जहां से हमने निष्कर्ष प्राप्त किया वहीं से प्रश्न को उठा लेते हैं। तो निष्कर्ष प्राप्त करने का मतलब है कि हमने कुछ समझ लिया तभी तो निष्कर्ष प्राप्त किया, और जब समझ लिया तो उसी के आधार पर प्रश्न लिखा जा सकता है। एक सामान्य सा प्रश्न आपके लिए होगा कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव के क्या कारण रहे। व्याख्या करें। राष्ट्रवाद के उद्भव के क्या कारण रहे, व्याख्या करें। उचित उदाहरणों, व्याख्या करें, सीधे लिख देते हैं, व्याख्या करें। और ये हो जाएगा 200 वर्ड में और 10 मार्क्स के लिए लेंगे। 10 मार्क्स नहीं आता है, ज्यादा आता है, लेकिन मैं मार्किंग करने के लिए सरल हो इसलिए यहां पर क्या। और मेल कहां भेजना है, मेल जो होगा आपका सिविल सर्विसेज RWA, सिविल सर्विसेज RWA @gmail.com। आगे चल करके मैं एक और मेल आईडी आपको देने के लिए सोच रहा हूं। पहले ऑफिस से बात करनी होगी, अंकित सर से बात करनी होगी कि जो पेड बैच के बच्चे होते हैं, पेड बैच मतलब 2 प्रकार के बैच होते हैं। फ्री में ऐसा नहीं है कि हम कोई कोताही करते हैं, इस गलतफहमी मत रहिए। लेकिन जो पेड बैच के बच्चे होंगे, जैसे NCERT बैच एक पेड बैच है जिसमें कि आप कुछ पैसा खर्च करते हैं, इसके लिए अलग ईमेल आईडी पर्टिकुलर उस बैच को दिया जाए, ताकि सभी बच्चों का रिकॉर्ड हमारे पास एक जगह रहे कि आपने क्या लिखा है, कितना आपने डेवलपमेंट किया है। क्योंकि अभी आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन लिखने होंगे और पहले भी आपने लिखा है। तो आपके लिए डेडिकेटेड उस बैच के लिए, जैसे एक टेलीग्राम चैनल होता है ना, उसी प्रकार से पर्टिकुलर उस बैच के लिए एक ईमेल आईडी बनाया जाए जिसमें केवल उसी बैच के बच्चे का कॉपी रहेगा, दूसरा कोई कॉपी नहीं आएगा। नहीं तो अभी क्या होता है, सब मिल जाता है। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव के क्या कारण रहे, व्याख्या करें। सिविल सर्विसेज RWA @gmail.com पर लिखना है। और यह क्लास कल और आज का दोनों मिला के लिखेंगे, तब जाकर के हो पाएगा। कल भी कुछ पॉइंट था और आज भी कुछ पॉइंट था, दोनों को मिला के पढ़ेंगे। अब मैं जरा इसके बाद, अगर आपने समझ लिया सारी बातें, तो मैं थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाला पार्ट जो है उसको PDF के माध्यम से पढ़ाता हूं, और उस PDF को मैं A4 साइज में कन्वर्ट करके आपके मैटर के साथ जोड़ दूंगा। आपको उसको लिखने की जरूरत फिलहाल अब नहीं होगी। अब मेरे साथ मत लिखेंगे, क्योंकि यह मैं A4 साइज में जब कन्वर्ट करके दे दूंगा तब आप अपने नोट्स में शामिल कर लेंगे। क्योंकि अभी अगर लिखने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और फिर मैं उतना मतलब आपको फिर बताने में या उस लाइन को समझाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा।
अभी मैं केवल समझाऊंगा और आप बाद में इसको लिख लेना, ठीक है। अभी मैं थोड़ा पीडीएफ का प्रयोग करने वाला हूं आपके लिए। यहां तक बातें क्लियर है? चलिए, ये चैप्टर खत्म नहीं हो गया। अभी कैसे खत्म होगा, अभी तो बहुत सारा चैप्टर है। अभी तो बीच में ही ये क्वेश्चन बन रहा था, बीच में क्वेश्चन बन रहा था, इसलिए मैंने दे दिया। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी चैप्टर कल भी चलेगा। यानी अगर कल क्लास होती है, कल तो दीपावली है शायद, तो कल क्लास तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जब भी क्लास रिज्यूम होगा, अभी एक क्लास और होना है। और ये तब होना है जबकि मैं अभी तुरंत पीडीएफ से पढ़ाने वाला हूं, पीडीएफ से मैटर कुछ देने वाला हूं, उसके बाद जाकर के एक क्लास और रह जाएगा। अभी चैप्टर लंबा है ना, पूरा राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे हैं, तो अचानक से कैसे खत्म हो जाएगा भाई। चलिए, अब यहां पर हमने देखा कि भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव होता है, और भारत में जब राष्ट्रवाद का उद्भव होता है तो उसके अभिव्यक्ति के लिए बहुत सारी संस्थाओं का भी निर्माण होता है। राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति कैसे होगी? मैं बोलता हूं कि राष्ट्रवाद, आप बोलते हैं राष्ट्रवाद, तो यह अभिव्यक्ति नहीं हुआ ना। अभिव्यक्ति होगी संस्थाओं के माध्यम से। एक संस्था बनेगी जिसमें सभी लोग जुड़ेंगे और सामूहिक रूप से अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारी जो मांग है, हमारा जो शोषण आप कर रहे हैं, वह उस पर प्रकाश डाला जा सके और शोषण की प्रक्रिया बंद हो सके। कभी भी राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति अकेले नहीं की जा सकती है, संस्थाओं के द्वारा ही की जा सकती है। इसलिए यहां पर कुछ संस्थाओं का निर्माण होता है। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, तो उसमें कांग्रेस को हम एक सबसे बड़े संस्था के रूप में स्थापित होते देखते हैं। इसलिए यहां पर विवरण लेना होता है कि क्या कांग्रेस की स्थापना हुई तो उससे पहले राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के लिए किसी संस्था का निर्माण हुआ था या नहीं हुआ था? तो यहां आंसर के रूप में कह सकते हैं बेशक हुआ था। कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति की चरम को दिखाता है, लेकिन कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई है, उससे कहीं पहले अन्य संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी जो राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे थे। यहां पर कुछ फैक्ट्स है, फैक्ट्स को आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहां इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए पहले नहीं किया, क्योंकि वहां तक अगर मैं सीधे बता देता फिर बहुत तेजी से क्लास खत्म हो जाती तो जरूर, लेकिन जो मैं फीलिंग्स आपके अंदर जगाना चाहता हूं बोल करके, लिख करके, वो फिर फीलिंग्स नहीं जगती। अगर थोड़ा भी कुछ सोचने की शक्ति आप में डेवलप हो पाए, तभी क्लास का फायदा हो पाएगा। क्या देखते हैं, भारतीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की कुछ संस्थाएं हैं जो स्थापित होती हैं। 1885 में स्थापित कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली संगठित अभिव्यक्ति थी। हालांकि इससे पहले ही राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति अनेक संस्थाओं के रूप में स्पष्ट हो चुकी थी। यह बात ठीक है कि राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति कांग्रेस के साथ सबसे पहले होती है, सबसे बढ़िया तरीके से होती है, लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पहले भी अनेक संस्थाओं की स्थापना यहां पर हो चुकी होती है, जिसका विवरण इस पीडीएफ में नहीं पीडीएफ में कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कल ही है ना, कल ही दीपावली है। मुझे याद नहीं रहता है ना, आप जानते हैं दीपावली है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि मिनट भर समय नहीं होता है कि कुछ भी और सोचा जा सके। आप लोग दीपावली मनाएंगे तो मैं भी दीपावली मना लूंगा, साथ ही साथ आप दिया जलाएंगे, मैं भी सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा। अब मुझे बहुत कम फुर्सत हो पाती है। तो क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के लिए अनेक संस्थाओं के रूप में स्पष्ट हो चुकी है। 1936 के पश्चात ही देश के विभिन्न भागों में अनेक सार्वजनिक समितियां स्थापित हुई। हालांकि इन समितियों पर अभी जाति, वर्ग आदि का ही प्रभुत्व बना हुआ था। बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना होती है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे वर्ग यहां पर अलग अलग जाति समूह, छोटे समूह स्थापित थे। इन समितियों ने ब्रिटिशों से राजनीतिक सुधार की अपेक्षा में प्रार्थना प्रतिवेदन की भेजने की रणनीति अपनाई थी। जो छोटी छोटी समिति बनती है, ब्रिटिशों के साथ संघर्ष कैसे करेगी, अभी तो खुद ही ब्रिटिश वर्ग का समर्थक है। जैसे यहां पर तो नहीं लिखा गया है, लेकिन जब एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, एक संस्था है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जमींदारों की सभा। लैंड होल्डर्स किसको कहते हैं? लैंड मतलब भूमि, होल्डर्स जो भूमि रखता हो, यानी जमींदारों की सभा है। और जमींदारों की सभा सरकार का समर्थक है कि नहीं? तो सरकार का समर्थक है तो सरकार के खिलाफ वो कुछ ही करेगी ही नहीं। तो क्या करेगी? प्रार्थना प्रतिवेदन देने का कार्य करेगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही राष्ट्रवादी भावना का विकास होता है, संस्थाओं का रुख भी बदलता चला जाता है, और अंततः हम देखते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस स्थापित हो जाता है।
प्रार्थना प्रतिवेदन देने की बात आपने, प्रमुख संस्था कौन है? 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। भारत के वयोवृद्ध नागरिक हैं। उद्देश्य क्या था इस संस्था की स्थापना का? तो भारतीय प्रश्न पर विचार करना, भारतीय कल्याण हेतु ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना। इन्होंने कहा कि जो भारत का प्रश्न है, भारतीय प्रश्न क्या है? भारतीय प्रश्न शोषण का है। इन्होंने कहा इस शोषणकारी पद्धति पर किस प्रकार से लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाई। अब इस पर ध्यान आकर्षित ब्रिटिशों का भी होना चाहिए, क्योंकि शोषण किसके द्वारा हो रहा है? ब्रिटिशों के द्वारा हो रहा है। कल्याण किसके द्वारा होगा? ब्रिटिशों के द्वारा होगा। इसलिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने लंदन में की और विभिन्न शहरों में ब्रिटिश जनमत बनाने के लिए, ब्रिटिश लोगों को बताने के लिए कि भारत का शोषण हो रहा है, अलग अलग जगह पर उन्होंने इस संस्था के अन्य ऑफिस को भी खोला। इन्होंने क्या कहा? भारतीय प्रश्न पर विचार करना, भारतीय कल्याण हेतु ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना, और इन्होंने देश के अन्य शहरों में भी इस प्रकार के संस्था की स्थापना करने की सोची, ताकि सभी वर्गों को इससे जोड़ा जा सके। दादा भाई नौरोजी एक आर्थिक विचारक भी थे, जैसा हम जानते हैं, इसके बारे में अलग से पढ़ भी सकते हैं। दादा भाई नौरोजी एक आर्थिक विचारक भी थे और उन्होंने ही भारत में हो रहे धन के निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ को प्रकाशित किया, और भारत के लोग इन्हें प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन यानी बहुत ही प्रतिष्ठित वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। इनके सम्मान में कांग्रेस ने भी बहुत सारे कार्य किए और इनको कम से कम 3 बार तो अध्यक्ष बनाया ही गया कांग्रेस का। अंतिम समय में 1906 ईस्वी में हम देखते हैं कि इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। इनके प्रति कांग्रेस में एक विशेष सम्मान दिखता है। फिर दूसरी संस्था स्थापित होती है 1876 में, इंडियन एसोसिएशन नाम से। कांग्रेस के पूर्व स्थापित सभी संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसके नेता कौन है? एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस है। एस.एन. बनर्जी क्या है? पूर्व सिविल सेवक हैं। इनको अन्यायपूर्ण तरीके से सिविल सेवा से हटा दिया गया था। चूंकि इनमें राष्ट्रवादी भावना का उभार हो रहा था, तो नियम कहा गया कि आप सिविल सेवक के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप भारतीयता का पक्ष लेते हैं, भारतीय जनमत को बनाने का कार्य करते हैं, तो सिविल सेवक का ये काम नहीं है। सिविल सेवक को न्यूट्रल होना चाहिए, और इनको सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। किसको? एस.एन. बनर्जी को, जिन्होंने स्थापित किया था इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जब अन्यायपूर्ण तरीके से सिविल सेवा से बर्खास्त किया गया, सिविल सेवा से हटाया गया, तब इन्होंने जन जागरूकता लाने के लिए इस संस्था का गठन किया। संस्था का उद्देश्य क्या है? जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, और इस संस्था में अधिक से अधिक लोग जुड़ जा सके या जुड़े। इसके लिए उसने क्या किया? संस्था की फीस को बहुत ही कम रखा, केवल 5 रुपए का ही फी रखा। उस समय 5 रुपये भी बहुत अधिक था, लेकिन अन्य संस्था जो भी ब्रिटिशों के द्वारा बनाई गई थी, उसमें फीस बहुत अधिक होता था, ज्वाइनिंग फी उसका बहुत अधिक होता था। लेकिन इन्होंने कह दिया कि 5 रुपये दीजिए। लेकिन 5 रुपीज भी समझिए उस समय के 5,000 के बराबर की बात कम से कम रही होगी। तो 5 रुपीज कम तो है, लेकिन अभी भी ज्यादा है। और जब गांधी जी को आते देखेंगे कांग्रेस में, तो गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता शुल्क को घटा करके 5 रुपये से केवल 25 पैसे कर दिया, 4 आना कर दिया। 4 आना मतलब 1 रुपये का चौथाई भाग कर दिया था। तो गांधी जी ज्यादा बेहतर तरीके से जनता को समझ पाते थे। तो इन्होंने क्या किया? संस्था का उद्देश्य जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। इस संस्था में अधिक से अधिक लोग जुड़े, इसके लिए संस्था की फीस को बहुत ही कम रखा गया, केवल 5 रुपये। फिर एक तीसरी संस्था स्थापित होती है 1870 में, पुणे सार्वजनिक सभा। जस्टिस रानाडे और उनके साथी के द्वारा स्थापित किया जाता है, और इन्होंने किसानों की मांग रखने के लिए इस संस्था का प्रयोग किया गया। चूंकि जस्टिस रानाडे है, तो स्वाभाविक है कि इन्होंने किसानों की मांगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, 3 बार अध्यक्ष रहे थे मंदाकिनी। ये सब फैक्ट्स है, फैक्ट्स को तो आप याद कर ही सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि मद्रास महाजन सभा भी स्थापित हो जाता है। कांग्रेस स्थापित होती है 1885 में। उससे पहले मद्रास महाजन सभा 1884 में स्थापित होता है। किसने स्थापित किया? बी राघवाचारी जी हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं और आनंद चार्लू। 3 व्यक्तियों ने मिलकर के मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। उद्देश्य वही था
कि जनता का कल्याण किया जा सके, जनता में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 1885 में एक और संस्था बनती है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा इस संस्था की स्थापना की जाती है और उपरोक्त सभी राजनीतिक सोच का संपूर्ण विस्तार अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में होता है। यानी जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है उससे पहले ही बहुत सारे राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण हो चुका था। अब कांग्रेस इन सभी राजनीतिक संस्थाओं को एक करके आगे बढ़ेगी ताकि राष्ट्रवादी भावना की अभिव्यक्ति अखिल भारतीय स्तर पर हो सके। उद्देश्य क्या होगा? अपने लिए अधिकार प्राप्त करना, भारतीयों के लिए अधिकार प्राप्त करना। अपने का मतलब भारतीय ही होगा। भारतीयों के लिए अधिकार प्राप्त करना, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना, आर्थिक अधिकार प्राप्त करना, इसका उद्देश्य होगा। कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है जरा इसको देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित होता है 1885 यानी दिसंबर 1885 में स्थापित होता है। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम को जाता है और इन्होंने विभिन्न ब्रिटिश प्रांतों के भारतीय नेताओं से संपर्क कर राष्ट्रीय कांग्रेस की आधारशिला रखी, जिसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बंबई में आयोजित होता है। यहां मैंने मुंबई लिख दिया है, पहले उसको बंबई कहा जाता था, लेकिन आगे अगर फैक्ट्स आप पढ़ते हैं इसको कहते हैं गोकुलदास तेजपाल विद्यालय। तेजपाल विद्यालय, ये हालांकि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। देखिए यहां आप कहेंगे कि इतना सब कुछ लिख दिया और गोकुलदास तेजपाल विद्यालय क्यों नहीं लिखा लिखने वाले? तो एनसीईआरटी जो लिखा गया है इसलिए नहीं लिखा गया है कि आपको यूपीपीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम देना है। ये तो सामान्य बच्चों के लिए लिखा गया है ना। और यह फैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? कोई भी फैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इस फैक्ट के आधार पर प्रश्न पूछे गए और जैसे ही प्रश्न पूछा जाता है तो पढ़ाने के दौरान उस फैक्ट का समावेशन कर लेना होता है। इस मामले में एनसीईआरटी सर्वश्रेष्ठ है। वो फैक्ट्स आपको नहीं बताता है, वो आपको कॉन्सेप्ट बताता है। फैक्ट्स अलग से हम पढ़ लेंगे। तो हमने क्या देखा कि कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम को जाता है। उन्होंने विभिन्न ब्रिटिश प्रांतों के भारतीय नेताओं से संपर्क किया और राष्ट्रीय कांग्रेस की आधारशिला रखी, जिसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में होता है। प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं और इस प्रथम सम्मेलन में 72 प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। 72 प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हुए थे। ये सब फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा गया है तो मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का क्या उद्देश्य बनता है? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का क्या उद्देश्य है, यहां पर कुछ पॉइंट में लिखा गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य घोषित किए गए थे कि इस संस्था की स्थापना क्यों की जा रही है। जब व्योमेश चंद्र बनर्जी भाषण दे रहे थे तो अपने प्रथम भाषण में उन्होंने जो पॉइंट उठाया था वही माना जाता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य है। और इसी भाषण में उन्होंने यह भी बताया था कि यह संस्था क्या क्या डिमांड कर रही है सरकार से। तो पहले ही अधिवेशन में बातें स्पष्ट हो जाती है कि इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य नंबर 1 है कि देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना। देश के विभिन्न भागों, केवल एक भाग नहीं, देश के विभिन्न भागों को मिला करके जहां पर भी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं उनमें एक तालमेल स्थापित करना ताकि सामूहिक संघर्ष के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। जाति, प्रांत, धर्म का भेदभाव किए बगैर राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना और मजबूत करना। क्या करना है? जाति, प्रांत, धर्म आदि का हम भेदभाव नहीं करेंगे। कांग्रेस ने शुरुआत से ही स्पष्ट कर दिया कि जब हम ऐसे संगठन का निर्माण कराते हैं तो वहां पर धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग का ख्याल बिल्कुल नहीं रखेंगे। यह क्या है? एक राष्ट्रवादी आधुनिक सोच। अभी तक देश क्या है? धर्म के तंत्र में जकड़ा हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि ऐसे अगर धर्म के चक्र में पड़े रहेंगे, जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग के चक्कर में पड़े रहेंगे तो कभी राष्ट्रवाद का विकास नहीं होगा। राष्ट्रवाद के विकास का अनिवार्य शर्त है कि आपको व्यक्तिगत स्वार्थों की तिलांजलि देनी होगी। ठीक है। धर्म एकता की भावना को विकसित करना, मजबूत करना, जनप्रिय मांगों का निरूपण और उसे सरकार के समक्ष रखना और देश के जनमत को प्रशिक्षित करना और प्रतिष्ठित करना
ताकि जनमत भी, देश का जनमत क्या है, राष्ट्रीय मूवमेंट के लिए तैयार हो सके, राष्ट्रवाद को समझ पाए और अपनी हितों की रक्षा के लिए भी रेडी हो पाए। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में एक विवाद आता है। विवाद को हम लोग जब एडवांस पर पढ़ते हैं तो थोड़ा लंबी कहानी के साथ पढ़ते हैं। विवाद क्या है कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, उसका क्या उद्देश्य था, अभी हमने देखा। लेकिन यहां पर जो बातें सैलेंट है उसको मैं आपको व्याख्या करके बताता हूं कि कांग्रेस की स्थापना जब होती है तो वहां पर जो प्रारंभिक नेता है वो उदारवादी है। किसके प्रति? ब्रिटिशों के प्रति। उनको लगता है कि ब्रिटिशों को पता नहीं है कि भारत का शोषण हो रहा है, और जिस दिन ब्रिटिशों को पता चल जाएगा कि भारत का शोषण किया जा रहा है उसी दिन शोषण बंद हो जाएगा, और ब्रिटिशों से हमें विवाद करने की जरूरत नहीं, उसको हम प्रार्थना प्रतिवेदन दे करके अपनी बातें मनवा सकते हैं। जैसे हम कुछ लिख करके देते हैं या कहेंगे ब्रिटिश सरकार को, तो ब्रिटिश सरकार तो न्याय प्रिय है, वो तुरंत हमारी बात मान लेगी। इसका मतलब है कि उन्हें उपनिवेशवाद की समझ थी ही नहीं कि यह जो शोषण हो रहा है वह किसी ब्रिटिश गैर ब्रिटिश का चक्कर नहीं है, यह ब्रिटेन के द्वारा संस्थागत रूप से भारत का शोषण किया जा रहा है। तो प्रारंभिक उदारवादी नेता ये जानते ही नहीं, उनको विश्वास ही नहीं। तो इसकी प्रतिक्रिया में बहुत सारे लोग कांग्रेस के ही ऐसे सामने आए जो अपेक्षाकृत युवा थे, और उनका मानना था कि ब्रिटिशों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, भारतीय आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, और अगर इससे हमें पार पाना है तो ब्रिटिशों के साथ हमें सहयोग नहीं करना चाहिए, ब्रिटिशों को कठोरता से अपनी बातें रखनी चाहिए। ऐसे समूह को उग्रवादी कहा गया, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री नहीं, मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे लोग थे, जिसको लाल बाल पाल कहा गया है। तो जब उग्रवादी समूह कांग्रेस में हावी होते हैं तो उन्होंने कांग्रेस के जड़ की ही आलोचना की, यानी स्थापना के तरीके की ही आलोचना की, और कहा कि कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी ने इसलिए की है ताकि ब्रिटिशों को बचाया जा सके, नहीं तो ब्रिटिश अधिकारी क्यों किसी संस्था का निर्माण कराएंगे। इस बात को लेकर के कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में एक विवाद होता है, जिसको हम सेफ्टी बल्ब थ्योरी या लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी यानी त्वरित चालक सिद्धांत कहते हैं। एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं तो यह जानते हैं कि सेफ्टी बल्ब थ्योरी किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी यानी त्वरित चालक सिद्धांत किसने दिया? गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। लेकिन ये फैक्ट्स यहां पर मिसिंग है, अगर जरूरत होगी तो लिख लेंगे, लेकिन यहां पर वो फैक्ट्स नहीं दिया गया, केवल कॉन्सेप्ट बताया गया है कि स्थापना के संदर्भ में क्या विवाद है। क्या कहा गया? कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में विवाद है। माना जाता है कि कांग्रेस के स्थापना के पीछे ह्यूम का उद्देश्य, यानी ए ह्यूम का उद्देश्य था कि भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए सेफ्टी बल्ब बनाना, यानी भारतीयों में असंतोष निकल रहा है, बढ़ रहा है, और भारतीयों में जो असंतोष बढ़ रहा है वह अचानक से फट पड़े, उससे अच्छा है कि एक संस्था बनाते हैं, एक संगठन में जाकर के अपनी बातें रखें। आप जब गुस्सा करते हैं तो मन थोड़ा हल्का होता है, कभी कभी गुस्सा जब करते हैं ना मन बड़ा हल्का हो जाता है, लगता है कि मन की भड़ास निकल गई। तो यही हुआ एक तरह से बौद्धिक जुगाली करना, यानी वैसे संस्था में जाएंगे, अंग्रेजों को कहेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजी आपने बहुत अत्याचार किया है, और एक प्रार्थना पत्र तैयार करके अंग्रेजों को दे देंगे, काम की छुट्टी हो गई। फिर क्या हुआ? असंतोष निकाल दिया हमने, भड़ास अपनी निकाल दी, फिर असंतोष संगठित नहीं होगा और विद्रोह की शक्ल में वह स्पष्ट नहीं होगा। यह कहना चाहा है सेफ्टी बल्ब थ्योरी के जनक। क्या कहा? माना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ह्यूम का उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए सेफ्टी बल्ब बनाना था, और माना जाता है कि वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्ग और असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे। माना जाए यह भी जा रहा था कि इस समय किसानों के द्वारा फिर से एक भयानक विद्रोह किए जाने की संभावना है, और अगर इन विद्रोहियों को पढ़े लिखे वर्गों का साथ मिल गया जो कि धीरे धीरे असंतुष्ट हो रहा है, तो यह विद्रोह बड़ा ही भयानक हो जाएगा। सेफ्टी बल्ब के जनक लाला लाजपत राय, उन्होंने कहा कि ह्यूम ने भारतीयों के लिए काम नहीं किया, उन्होंने तो ब्रिटिशों के लिए काम किया कि ये जो असंतुष्ट किसान वर्ग है, असंतुष्ट पढ़े लिखे वर्गों का एकीकरण ना हो जाए और असंतोष की सुरक्षित निकासी हो जाए और ब्रिटिश साम्राज्य किसी भी विद्रोह से बचा रह सके। क्या कहा कि सेफ्टी बल्ब बनाना? माना जाता है कि वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्ग और असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे। हालांकि यह बात सत्य नहीं जान पड़ता है, यह जो थ्योरी है यह सही नहीं है,
यह कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो अब माना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के अंदर पनप रहे विभिन्न प्रकार के असंतोष का परिणाम था, ना कि किसी एक व्यक्ति के षड्यंत्र का नतीजा था। अब निश्चित रूप से यह माना जाता है कि सेफ्टी वल्व थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। यह विभिन्न वर्ग, जैसा कि अभी तक हमने देखा कि समय समय पर राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण हो रहा था, उन राजनीतिक संस्थाओं की ही चरम अभिव्यक्ति कांग्रेस के रूप में सामने आती है। ठीक है, वस्तुतः कांग्रेस जैसी संस्थाओं की स्थापना देश में पहले से ही स्थापित तो हो रहे राजनीतिक संस्थाओं का नतीजा था। वस्तुतः कांग्रेस जैसी संस्थाओं की स्थापना देश में पहले से ही विकसित हो रहे राष्ट्रवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति थी। कांग्रेस की स्थापना करने में जिन भारतीय नेताओं ने ह्यूम का सहयोग किया था वह ऊंचे चरित्र वाले देशभक्त थे। ऐसा नहीं था कि ह्यूम ने इसका यूज किया था, लेकिन ह्यूम का साथ भारतीयों ने इसलिए दिया था, पढ़े लिखे भारतीयों ने इसलिए दिया था ताकि ह्यूम जो कार्य कर रहे थे उनके फायदे के बारे में ये वर्ग जानते थे। इनके ऊपर हम संदेह नहीं कर सकते हैं ये कोई षड्यंत्रकारी थे, बल्कि ये बहुत ही ऊंचे चरित्र के देशभक्त हुआ करते थे जिन्होंने ह्यूम का साथ दिया। इन्होंने जानबूझकर ह्यूम की सहायता इसलिए ली ताकि राजनीतिक क्रियाकलापों के प्रारंभ में ही कहीं सरकार से शत्रुता न हो जाए। आशा रखी गई कि एक सेवानिवृत्त सिविल सर्विस की उपस्थिति के कारण सिविल सर्वेंट कर दीजिएगा, सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट की उपस्थिति के कारण सरकार इस संस्था के प्रति गलत भाव नहीं रखेगी। नहीं तो अगर किसी भारतीय ने ऐसी संस्था बनाने की कोशिश की होती तो ऐसे भारतीयों को कुचल दिया जाता या संस्था को शुरुआत में ही नष्ट कर दिया जाता। क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी ऐसी संस्था बना रहे हैं और इसके लिए वायसराय को भी विश्वास में ले रहे हैं, ब्रिटिशों को भी विश्वास में ले रहे हैं, तो वायसराय को लग रहा है कि यह संस्था मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगी। तो कहा गया कि भारतीय बुद्धिजीवी जो प्रचंड देशभक्त थे उन्होंने ह्यूम का यूज कर लिया, ह्यूम ने उसका यूज नहीं किया। इसी सिद्धांत को हम लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी कहते हैं। भविष्य में इस बात की पुष्टि तब होती है जब कांग्रेस एक पार्टी नहीं रह जाती है बल्कि अपने आप में एक आंदोलन बन जाती है। इस बात की पुष्टि तब हुई जब कांग्रेस एक पार्टी नहीं रही बल्कि अपने आप में एक आंदोलन बन जाती है और जल्द ही उनके प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर हजारों तथा लाखों में पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि कांग्रेस की स्थापना की व्याख्या हम सेफ्टी वल्व थ्योरी से तो नहीं कर सकते। कांग्रेस की स्थापना की व्याख्या हम इस आधार पर कर सकते हैं कि भारतीयों में जो राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो रहा था उसी की चरम अभिव्यक्ति हुई थी। कांग्रेस का वर्गीय आधार कैसा था, यानी शुरुआत में कांग्रेस के में कौन कौन से लोग शामिल थे? तो कांग्रेस का प्रारंभिक वर्गीय आधार वकील, पत्रकार, व्यापारी, उद्योगपति, अध्यापक और जमींदारों से बना था। ये सारे वर्ग क्या है? उच्च मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं। निम्न वर्ग के लोग यहां पर बिल्कुल शामिल नहीं। उस समय के वकील बहुत धनवान होते थे, अब के वकील उतने धनवान नहीं होते। अब देखिए ढेर सारे कोर्ट स्थापित हो गए, लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और जब कोर्ट में जाएंगे तो खाली वकील ही नजर आते, क्लाइंट से अधिक वकालत करने वाले ही लोग नजर आते हैं। तो अब क्या होता है कि अब एक तरह से कोर्ट की भी बहुतायत होगी, पहले तो इतने कोर्ट होते नहीं थे, इसलिए वकालत का व्यवसाय बहुत बड़ा व्यवसाय था और इसके कार्य करने वाले लोग सबसे अधिक समृद्ध माने जाते थे। पत्रकार है, डॉक्टर है, व्यापारी है, उद्योगपति है, अध्यापक, जमींदार आदि जो उच्च मध्यम वर्गीय हैं, इन्होंने ही कांग्रेस के आधार पहले तैयार किया और गांधी जी के बाद हम देखते हैं कि इसमें सामान्य व्यक्ति जुड़ता है। 1890 के अधिवेशन में कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला जो स्नातक है कादम्बिनी गांगुली ने भी संबोधित किया। 1890 के अधिवेशन में कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधित किया, जिसका तात्पर्य था कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ रही है। यानी केवल उच्च मध्यम वर्गीय नहीं, धीरे धीरे यह वर्ग, जैसे 5 साल के बाद देखते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, ये 90 की बात हो रही है, तो 90 में हम देखते हैं महिलाओं को भी भाषण देने का मौका मिल रहा है। इसका मतलब है कि महिला वर्ग भी धीरे धीरे ऐसे मूवमेंट से जुड़ती चली जाएंगी आगे। तो आरंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम और क्रियाकलाप कैसे रहे? तो प्रारंभिक राष्ट्रवादी मानते थे कि ये अभी समय नहीं आया है कि देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए ब्रिटिशों से सीधी लड़ाई लड़ी जाए।
अतः उन्होंने अपनी कार्यसूची में निम्नलिखित मुद्दों का समावेशन किया। इन लोगों का मानना था कि डायरेक्ट एक्शन का समय नहीं आया, हम सरकार से झगड़ा नहीं करेंगे, अगर झगड़ा करेंगे तो सरकार तो तुरंत ही कुचल डालेगी, इसलिए हमें होशियारी से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए अपनी कार्यसूची में वैसे ही मुद्दों को शामिल किया गया जिससे सरकार सशंकित नहीं हो। कैसे? राष्ट्रीय, इन्होंने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, तो केवल राष्ट्रीय भावना को जगाएंगे। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भावना को जगाना और मजबूत करना, बड़ी संख्या में भारतीयों को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाना तथा राजनीतिक आंदोलन के लिए से शिक्षित करना, जनमत का संगठन करना, ये सब ऐसे हैं जिसके लिए किसी खास पहलू की जरूरत नहीं, किसी खास मूवमेंट की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जागरूकता फैलाने का आंदोलन है। शुरुआत राष्ट्रीय भावना को जगाना और मजबूत करना, कोई आंदोलन नहीं करना, बड़ी संख्या में भारतीयों को राष्ट्रवादी राजनीतिक धारा में लाना और राजनीतिक आंदोलन के लिए शिक्षित करना, जनमत का संगठन करना। इन नेताओं को ज्ञात था कि भारत अभी हाल ही में राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में पहुंचा है। इससे पहले भारत में राष्ट्रवाद नहीं था, भारत एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित नहीं होता था, क्योंकि अभी जस्ट इस प्रक्रिया में एंट्री करता है, जिसको बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ाना होगा। नहीं तो ब्रिटिशों को अगर भनक लग गई कि यह राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, तो ब्रिटिश ऐसे आंदोलन को शुरुआत में ही दबा देगी। ब्रिटिशों को भनक नहीं लगना चाहिए। इन नेताओं को ज्ञात था कि भारत अभी हाल ही में राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में पहुंचा है, जिसको बहुत ही सावधानी से हमें आगे बढ़ाना होगा। ठीक है बच्चे, ये था आपका आज का मैटर, इतना ही आज आपको देना था। कल यह आपका सेशन कंटिन्यू रहेगा, कल भी यह सेशन कंटिन्यू रहेगा। कल का मतलब है नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास की सूचना आपको मिल ही जाएगी। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसकी सूचना आपको समय से दे दी जाएगी। तो ऑब्वियस है कि जैसा कि आपने घोषित कर दिया है कि कल दीपावली है, तो हम लिख दें यहां पर हैप्पी दीपावली, लिख दें। लिख करके ही आपको दे सकते हैं। अच्छा तो होता कि मैं आपको साथ में जाकर के विश करता, लेकिन आपके मन में जो एक अवधारणा है उसका मैं बहुत सम्मान करता हूं। आपने बार बार, बच्चों ने लिखा है कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मैं मिलने जरूर आऊंगा। मैं भी उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, मैं और आप जरूर मिल पाएंगे। वैसे भी मिल सकते हैं, कोई सफल होने के लिए कसम खाने की जरूरत नहीं है। आप केवल प्रयास करिए, पूरे मन से प्रयास कीजिए, क्योंकि नियम यह कहता है कि असफलता केवल एक ही बात सिखाती है कि सफलता का प्रयास अभी तक पूरे मन से नहीं किया गया है। आप एक बार असफल होते हैं, 1000 बार असफल होते हैं, कोई अंतर दोनों में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह बताता है कि अभी भी पूरा प्रयास नहीं किया गया है, और जिस दिन पूरा प्रयास करेंगे उस दिन जरूर सफल हो। हर व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन अब कौन कितना प्रयास करेगा ये तो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कि आप सोने की खोज में आगे बढ़ते हैं, बहुत लोग का लिमिट होता है, 1 घंटे में थक जाएगा, 10 घंटे में थक जाएगा, और कोई अनलिमिटेड वर्क करने के लिए तैयार होगा। तो विजय किसकी होनी है? जो बिना थके अनलिमिटेड वर्क करता है। तो आप भी प्रेरित हो सकते हैं इन बातों से। अब आपको कितनी प्रेरणा मिलेगी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा आपको तो और अधिक करने की जरूरत है, क्योंकि अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। अभी हमने जस्ट पढ़ाई करने की शुरुआत की, और इस अवधारणा में भी विश्वास नहीं रखें कि अचानक से सब हो जाएगा। एक बार आप लिखते हैं तो उत्साहित हो जाते हैं। अरे एक बार क्या, 1 लाख बार लिखेंगे भाई, 1 लाख बार लिखेंगे, होगा कि नहीं? प्रयास करते रहेंगे तो होगा या नहीं होगा। रसरी आबत जात ते सिल पर परत निशा, ये लाइन याद रखिएगा। रस्सी पत्थर को काट सकता है, जबकि रस्सी पत्थर के सामने बिल्कुल मुलायम सा चीज है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी बातें आप जरूर खुद भी अनुभव करते होंगे। आज की क्लास को यहीं रखेंगे और शुभ दीपावली के साथ आज की क्लास को समाप्त करेंगे। सुबह मैंने ले लिया क्लास को, तो रिकॉर्डेड क्लास देने का झंझट समाप्त हो गया, नहीं तो दोपहर का समय आज व्यस्तता का समय रहता, हो सकता क्लास हो ही नहीं पाती। तो चलिए फिर मिलते हैं आफ्टर दीपावली। बाय एंड टेक केयर।